गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 22 पढ़ेंगे 22 और आज तारीख है 25 अगस्त 2020। तो आज की जो वर्कशीट आपकी है वो ज्योग्राफी के लेसन से है। ज्योग्राफी का आपका चौथा अध्याय है, फोर्थ लेसन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो इस वीक की वर्कशीट में हम इसी लेसन को कंप्लीट करेंगे। आप सभी जानते हो इंडिया के लिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या यानी कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। 2/3 जनसंख्या जो है वो भारत की कृषि पर ही निर्भर है और एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, वर्तमान में 65% के लगभग लोग जो हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो इस कृषि को ही हम इस अध्याय में समझेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। यहाँ आपको 3 तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। साथ साथ हम इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहली कृषि है हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नाम से ही आपको इसको स्पष्ट हो रहा है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, जीविका निर्वाह, जीविका मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए जो खेती की जाए यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए खेती की जाती है। तो इसकी क्या विशेषता है? ये भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है, यानी कि जो फार्मर्स के पास लैंड होता है बहुत छोटा होता है, उस पर ये खेती की जाती है। दूसरा है ये प्राचीन औजारों जैसे कुदाली, हसिया, खुरपा आदि तथा परिवार के सदस्यों के साथ की जाती है। यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती के अंतर्गत प्राचीन औजारों का इस्तेमाल किया जाता है और परिवार के सदस्यों द्वारा ही मिल करके ये खेती कर ली जाती है। इसमें किसान वर्षा और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं, यानी कि किसान जो है वो वर्षा पर निर्भर करते हैं सिंचाई के लिए और भूमि की उर्वरता के ऊपर डिपेंड करती है ये खेती। अगर उनकी मृदा जो है वो उर्वर होगी तो ये खेती अच्छी हो जाती है। यानी कि ये खेती केवल परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। ठीक है, साथ साथ हम इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। अर्ली सब्सटेंसेस फार्मिंग, इट इज़ डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी कि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। इट इज़ डन विथ एंशियंट टूल लाइक कुदाली, हसिया, खुरपा एक्सेट्रा एंड फैमिली मेम्बर्स, यानी कि फैमिली मेम्बर्स के साथ की जाती है, पुराने औजारों से की जाती है। फार्मर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल एंड सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो फार्मर डिपेंड करते हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, मानसून पर डिपेंड करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं। फिर है इंटेंसिव लाइवलीहुड। इंटेंसिव लाइवलीहुड गहन खेती को कहा जाता है। इट इज़ डन ऑन लार्ज फार्म, यानी कि ये बड़े खेत पर की जाती है, विस्तृत खेतों पर की जाती है। मॉडर्न मशीन्स, हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर यूज इन इट, यानी कि इसमें फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो अगर हम कंपैरिजन करें अर्ली सब्सटेंसेस फार्मिंग से तो इसमें ये डिफरेंस है कि जीविका निर्वाह खेती जो है वो मॉनसून पर डिपेंड करती है, रेनफॉल पर डिपेंड करती है और इंटेंसिव लाइवलीहुड में जो है कैनाल, ट्यूबवेल्स आदि सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता है। जल्दी से हम हिंदी में भी रीड करते हैं। गहन जीविका कृषि ये बड़े फॉर्म पर की जाती है। इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। पेपर में ज़्यादातर डिफरेंस आ जाता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में, तो 3 डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये याद कर लेना। फिर तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब नाम से ही स्पष्ट है इसका कि ये व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। जो पहली कृषि है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, बेचने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बड़े फॉर्म पर की जाती है। और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए क्या किया जाता है? HYV बीजों का प्रयोग किया जाता है, हाई यील्ड वैरायटी के बीज, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है समय समय पर और रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं जिससे कि अच्छी फसल हो सके। सेकंड पॉइंट है रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। तो प्लांटेशन क्रॉप जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसमें बड़ी पूंजी व श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। तो रोपण कृषि की यहाँ पे विशेषता बताई हुई है कि इसमें ज़्यादा पूंजी लगती है और ज़्यादा श्रमिक लगते हैं और भूमि के एक बड़े भाग एक ही तरह की फसलें जो है वो रोपी जाती हैं।
थर्ड पॉइंट है चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला आदि रोपण कृषि के उदाहरण हैं। यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है। तो जो रोपण कृषि है वो एक तरह से उद्योग और कृषि के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती हैं। ये इसका जो एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि चाय की पत्तियाँ जो है वो खेतों में होती है, इनकी पत्तियों को तोड़ा जाता है और बाद में प्रोसेस करके इनको उद्योगों के माध्यम से चाय पत्ती बनाई जाती है। इसी तरह से कॉफ़ी है, रबड़ है और गन्ना है। गन्ने से आपको पता है गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है। नाउ आई रीड इन इंग्लिश। कमर्शियल एग्रीकल्चर, मॉडर्न सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज्ड। सेकेंड, प्लांटिंग एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो प्लांटिंग एग्रीकल्चर का जब भी एग्जाम्पल आएगा तो ये क्या है? कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इन दिस सिंगल क्रॉप इज सोन ऑन अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ लार्ज कैपिटल एंड वर्कर। तो इसके अंदर लार्ज कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर पैसा चाहिए होता है, वर्कर्स जो है ज़्यादा चाहिए होते हैं और एक सिंगल क्रॉप पर इसमें ध्यान दिया जाता है। टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन एंड बनाना एक्सेट्रा आर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये दोनों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती है। तो आपको समझ में आ गई होगी 3 टाइप की एग्रीकल्चर। अगर तीनों में से किन्हीं भी 2 के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप उसको लिख देंगे। कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि कमर्शियल एग्रीकल्चर या जो भी आपने पढ़ा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसके एग्जाम्पल बताओ। तो अच्छे से याद कर लेना, टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोग पहले से ही पढ़ के आए हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि मृदा यहाँ की अलग है, जलवायु यहाँ की अलग है, मिट्टी अलग है, ठीक है, उच्चावच अलग है। तो इंडिया में इतनी सारी फिजिकल डाइवर्सिटी होने की वजह से फसलें भी अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की उगती हैं। तो 3 तरह के फसलों के सीज़न हैं, ठीक है। तो इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न हैं। कौन कौन से हैं ये? रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। इसको हिंदी में क्रॉपिंग पैटर्न को शस्यावर्तन कहते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रबी फसल। यह फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है, यानी कि कुछ फसलें ऐसी होती है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और कब काट ली जाती हैं? अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसल आती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, ये प्रमुख रबी की फसल है। तीसरा पॉइंट है इसका, उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो गेहूं उत्पादक राज्य इन्होंने दिए हुए हैं। रबी क्रॉप्स, दिस क्रॉप इज सोन इन द विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल एंड जून। सेकेंड है वीट, बार्ले, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड आर द मेजर रबी क्रॉप्स। तो आपको याद करनी पड़ेगी, कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं रबी क्रॉप्स के, ठीक है, मैचिंग के लिए भी आ जाता है। थर्ड पॉइंट है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ज़्यादातर इन स्टेट्स में रबी की क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप इज सोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री विद द अराइवल ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। तो मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल है, ठीक है। और काटी कब जाती है? ये सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इसके एग्जाम्पल है राइस में ज्वार, बाजरा, तूर जिसको अरहर कहते हैं, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर द मेजर क्रॉप्स। तो इसको भी आप लर्न कर लेना। थर्ड पॉइंट है इसका, राइस कल्टीवेशन इज मेनली इन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। तो पहले आपने रबी क्रॉप में वीट के बारे में पढ़ा था कि वीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, और खरीफ की जो मेजर क्रॉप है वो है राइस। तो राइस के यहाँ पे मेन एरिया दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे ये उगाई जाती है। तो हिंदी में भी हम इसको पढ़ लेते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, ठीक है। मानसून कब आता है? जून जुलाई में आता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं। तीसरा है चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में की जाती है। अब तीसरा है जायद फसल। बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हैं ये। यह रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है।
तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। गर्मियों में बीच में एक ऐसा सीजन आता है जब रबी की फसल जो है वो काट ली जाती है। रबी की फसल काट ली जाती है और खरीफ की फसल बोने में थोड़ा सा टाइम होता है, तो इसके बीच में जो गैप होता है, इस दौरान जायद की फसलें जो है वो बोई जाती है और ये 1-2 महीने में ही हो जाती है, इनके लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता। तो आपने गर्मियों में खाए होंगे खरबूज, तरबूज, खीरा, ये सारी चीज़ें खाई होंगी आपने, और ये कुछ टाइम के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो ये जायद की फसलें हैं। जायद क्रॉप्स, इट इज़ सोन इन समर बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो छोटा सा टाइम होता है, उस शॉर्ट टाइम पीरियड में ये क्रॉप्स लगाई जाती हैं। मेलन, वाटरमेलन, ककम्बर एक्सेट्रा आर द मेन जायद क्रॉप्स। तो आपको पता लग गया कि जायद की क्रॉप्स भी कौन कौन सी हैं। तो 3 तरह की क्रॉप्स है। अब इसको याद करने में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं कि खरीफ की क्रॉप किस सीज़न में बोई जाती है और रबी की क्रॉप्स कब काटी जाती हैं। तो इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, शायद आपको इजीली समझ में आ जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि जब मानसून आता है, मानसून कब आता है आप सबको पता है, गर्मियों के बाद बारिश का सीजन आता है मानसून, ठीक है ना, जून जुलाई में आता है। तो आपको कोई एक फसल सेट कर लेनी है कि दिमाग में बिठा लेना कि मानसून जब आता है तो खरीफ की फसल जो है वो बोई जाती है। अब खरीफ की फसल बोई जाती है मानसून में, तो कितने टाइम बाद वो काट ली जाएगी? तो जैसे ही सर्दियां आने वाली होती हैं, ठीक है। तो सर्दियां कब आने वाली होती है? अक्टूबर के बाद लगभग सर्दियां आने वाली होती है। तो अक्टूबर से पहले सितंबर या अक्टूबर में ये फसल काट ली जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा, अब सितंबर और अक्टूबर में जब एक फसल काटी जाएगी तो दूसरी फसल भी तो होएगी ना, दूसरी फसल भी बोनी पड़ेगी। तो अक्टूबर में ये फसल काट ली जाती है और नेक्स्ट जो फसल होगी वो अक्टूबर के बाद बोई जाएगी। तो अक्टूबर टू दिसंबर तक कौन सी फसल आएगी? नेक्स्ट रबी की फसल आएगी, ठीक है। अब ये रबी की फसल बो दी जाएगी, तो रबी की फसल अक्टूबर टू दिसंबर में बोई जाएगी। तो काटी कब जाएगी? अब जब आपको पता है कि खरीफ की फसल मॉनसून के आगमन के समय पर बोई जाती है, तो उससे पहले रबी की फसल काट ली जाएगी। तो कब कटेगी रबी की फसल? मॉनसून के आगमन से पहले, यानी कि अप्रैल टू जून के बीच में रबी की फसल काट ली जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो सीजन होगा, अभी मैंने बताया, वो जायद फसलों का होगा। तो अगर थोड़ा सा आप इसको एक बार नोट करके याद कर लेंगे ना, किसी एक फसल को याद कर लेंगे, तो दूसरी आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स यूज्ड इन योर होम। तो आपके घर में जो रबी, खरीफ और जायद की क्रॉप जो है इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपको बताना है। तो अब गेहूँ भी हम सभी खाते हैं, तो रबी की कौन सी है? गेहूँ है, बारले है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, ये सभी हम यूज़ करते हैं। तो ये रबी की क्रॉप्स हो गई। खरीफ की क्रॉप है राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा। तो ये सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं ये खरीफ की हैं। तो जो भी आपके घर में ये खाई जाती हैं आप ये लिख सकते हैं। एंड जायद क्रॉप्स हैं मेलन, वाटरमेलन, ककुम्बर, ये सभी के घरों में खाया जाता है। तो ये तीनों ही इसका आंसर है, आप इसके आंसर को लिख दीजिएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 क्रॉप रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर यूज्ड इन योर होम। तो प्लांटिंग एग्रीकल्चर के आपको 3 एग्जाम्पल बताने हैं। तो अभी हमने यहाँ पे प्लांटिंग एग्रीकल्चर के टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन एंड बनाना जो है वो पढ़ा था इसका एग्जाम्पल। तो आपको वो 3 लिखने हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर की विशेषताएं बतानी है। और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो पूरा लिखा है, 3 पॉइंट है इसके, तीनों पॉइंट आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिंग इन इंडिया एज अ गैम्बल, डू यू एग्री विद दिस, गिव 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। हिंदी में भी बता देती हूँ मैं आपको कि फार्मिंग, कृषि जो है वो एक प्रकार का जुआ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और आपको इस बात के लिए 2 तर्क देने पड़ेंगे कि किस तरह से। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैम्बलिंग क्या होता है, जुआ क्या होता है। तो जुए में क्या होता है, हमारी जीत और हार जो है वो निश्चित नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो भारत में भी कृषि एक प्रकार का जुआ है। क्यों? क्योंकि किसान जब अपनी फसल को बोता है तो उसे ये पता नहीं होता कि मेरी जो ये फसल है जब ये काटी जाएगी तो क्या मुझे उतना बेनिफिट होगा जो सोच के मैंने ये फसल उगाई है, यानी कि इसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इतनी होगी। क्यों? क्योंकि भारत में आज भी आधी से ज़्यादा जो खेती है वो किस पर निर्भर करती है? मॉनसून पर निर्भर करती है। तो इंडिया में हाफ से ज़्यादा एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंड करती है। तो किसान जो है वो फसल बो तो देते हैं,
लेकिन वो मानसून का इंतज़ार करते रहते हैं। अगर मानसून अच्छा हुआ तो उनकी फसल अच्छी हो जाती है क्योंकि खेतों को अच्छी सिंचाई मिल जाती है। लेकिन अगर मानसून फेल हो जाता है, किसी वजह से मानसून की बारिश नहीं होती, तो किसान जो है उसकी फसल सिंचाई के अभाव में ख़राब हो जाती है। और साथ ही साथ अगर मानसून की बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी वो किसान की फसल के लिए नुकसानदायक साबित होती है। कई बार कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे में मानसून का ज़्यादा होना या मानसून का बिल्कुल ना होना, दोनों ही किसानों के लिए दुविधा का कारण बनता है। ठीक है। और जिन क्षेत्रों में नलकूपों व ट्यूबवेलों द्वारा सिंचाई की जाती है वहाँ पर भी मानसून पर निर्भरता होती है, क्योंकि तालाब, नहरों और नदियों में पानी की मात्रा कब बढ़ती है? जब वर्षा होती है। तो वर्षा का जल इन्हें प्राप्त होता है, और अगर वर्षा अच्छी होती है तो नहरों और तालाबों के द्वारा जो है वो खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। तो आपको इन दोनों ही एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि भारत में कृषि जो है वो एक जुआ है, क्योंकि भारत में आज भी बहुत अधिक संख्या में किसान जो है वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भर करते हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही। बाय।